डियर स्टूडेंट्स, साइंस के इस क्विज में आपका स्वागत है। इस क्विज में हम आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का अभ्यास कराएंगे। आइए क्विज की शुरुआत करते हुए सबसे पहला प्रश्न है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। आंसर सी होगा। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब। जब आप किसकी विमा निकालेंगे, बल और दाब की विमा जो है समान नहीं होगी, तो इसका आंसर ये होगा। जबकि कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है, आवेग और संवेग की विमा समान होती है, भार और बल की विमा समान होगी, तो इसका आंसर ए होगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। जबकि यहाँ मिलीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके वैल्यू को हमें मिलीमीटर में चेंज करना होगा। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। इसके वैल्यू को आपको मिलीमीटर में चेंज करना है, तो 10⁻³ से गुना करना होगा और उसके बाद ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+3 है, तो इसका वैल्यू 10⁻³ मिलीमीटर। उसके बाद आप इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर, और इसका पॉइंट में जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.001 मिलीमीटर। अब देखिए ऑप्शन में एक माइक्रोन किसके बराबर है, तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। जब इसे आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 0.001 मिलीमीटर होगा, तो इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, एम के इस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है। तो एम के इस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, कुछ गैसों की स्थिति का समीकरण निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। P+A/V² गुने V-B बराबर R×T, जहाँ P दबाव है, V आयतन है, T परम तापक्रम है, A, B एंड R स्थिरांक है। तो A की बीमा क्या है? A का बीमा आपको फाइंड आउट करना है। सबसे देखिए यहाँ P+A/V², A की बीमा निकालना है, तो जोड़ने और घटाने की क्रिया हमेशा समान भौतिक राशि के साथ होता है, अर्थात प्रेशर को P+A/V² भी क्या होगा? प्रेशर ही होगा। इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको A की बीमा निकालना है। जो यहाँ P का बीमा होगा वही A/V² का बीमा होगा, यानी डायमेंशन होगा। P क्या है? प्रेशर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है? mL/T⁻², बटे क्षेत्रफल यानी L² इक्वल टू किसके बराबर होगा? A/V²। यहाँ V का है? आयतन यानी L की, उसका पावर स्क्वायर है, तो क्या होगा? L6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू मिल जाएगा। A का डायमेंशन देखिए, यहाँ पावर इसको इधर ले आइए, तो mLT⁻² गुने L⁻6 बटे क्या हो? नीचे L² है, बटे नीचे क्या होगा? L² बराबर A। अब यहाँ L कितना है? देखिए नीचे पावर 2 है, ऊपर से तो 4 बचेगा, और ये कहाँ 4, और ये 1 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। मीन्स mL⁻5 और T⁻2 बराबर A। तो A का डायमेंशन हमें पता चल गया। कितना हुआ? mL⁻5 और T⁻2। mL⁻5 देखिए m पहला ही ऑप्शन है, mL⁻5 और T⁻2 इसका आंसर होगा, यानी A का जो डायमेंशन होगा mL⁻5 और T⁻2। आप समझ गए हैं ना? यहाँ आप समझ गए, इसका वैल्यू आपको यहाँ मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यहाँ पारसेक होगा। पारसेक, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है और प्रकाश भी है फर्मी एंगस्ट्रॉम में, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो त्वरण, भार और बल, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। ये सभी के सभी क्या है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश, दूरी अदिश है, द्रव्यमान भी और चाल भी, ये सभी अदिश राशि, अर्थात इसका आंसर डी होगा। दूरी, द्रव्यमान और चाल सभी के सभी अदिश राशि है, आंसर डी।
4 मात्रक और 6 मात्रक का सदिश में योग क्या होगा? 4 मात्रक और 6 मात्रक का सदिश में योग निकालना है, आप इसका आंसर बताइए। 4 मात्रक और 6 मात्रक का सदिश में योग आपको बताना है। देखिए सदिश में योग कितना होगा, तो दोनों के इसका जो वैल्यू होगा दोनों के योग और दोनों के डिफरेंस यानी 6 - 4 के बीच वैल्यू कोई होगा, यानी 10 और 2 के बीच में जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू हो सकता है तो 2 ऑफकोर्स हो सकता है, 7 भी होगा और 10 है तो 10 भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी है ना, सभी इसका आंसर कौन सा होगा, तो डी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में कौन सत्य है? आपको सत्य कथन पहचानना है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है। सबसे पहले विस्थापन है क्या, तो विस्थापन एक सदिश भौतिक राशि है, तो विस्थापन धनात्मक हो सकता है, यस हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, हाँ हो सकता है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है। इसमें सभी इसका आंसर कौन सा होगा, डी। तो 10 का जो आंसर होगा वो डी होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है, 1 पाउंड में होता है, 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है, 1 पाउंड में 453 ग्राम, आंसर सी होगा। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? पहले ये समझिए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फुट की बात हुआ है तो 1 फुट में होता है 12 इंच, कितना 12 इंच। अब इसको आप गुना कर देंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा, जैसे 12 गुने 2.54, दोनों को गुना करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा और गुना करेंगे तो लगभग ये वैल्यू आपका आएगा 30.48 सेंटीमीटर। अर्थात 1 फुट में कितना सेंटीमीटर, तो 30.48 सेंटीमीटर होगा। तो 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 30.48 सेंटीमीटर होगा। इट्स ओके। अगला प्रश्न है, टी का पावर -1 किसकी बीमा है? तो टी का पावर -1 जो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की बीमा है, ऑफकोर्स है। कोणीय वेग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, कोणीय वेग का भी बीमा होगा, लेकिन आवर्तकाल का नहीं। आवर्तकाल का टी यानी समय सेकेंड होगा, तो ये तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर है। यानी टी का पावर -1 बीमा है आवृत्ति का और कोणीय वेग दोनों का। ए और बी यहाँ दोनों ऑप्शन डी में है, तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 फ्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होगा? फ्लांक कांस्टेंट का आपको बीमा निकालना है, डायमेंशन निकालना है। चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फ्लांक स्थिरांक यानी कॉल, तो इसका फॉर्मूला ई बराबर क्या होता है, एच एफ। एच क्या है, एच फ्लांक कांस्टेंट, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, ई क्या है एनर्जी है। हमको चाहिए एच का डायमेंशन। ई एनर्जी की बीमा होती है mL² टी का पावर -2 बराबर एच फ्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन हमको निकालना है। और फ्रीक्वेंसी का होता है टी का पावर -1, यानी आप टी का पावर -1 को 1/t लिख सकते हैं, है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एच यानी फ्लांक कांस्टेंट का बीमा आपको मिल जाएगा mL² और टी का पावर -1 होगा। तो mL² टी का पावर -1 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में नहीं है। अब देख लेते हैं mL² टी का पावर -1, इसमें कोई नहीं है। mL टी का पावर -2 नहीं होगा। m-1 L3 टी का पावर -2 ये भी नहीं होगा। mL टी का पावर -1 ये भी नहीं होगा। तो आपको जो वैल्यू मिला कौन सा, इसमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। सॉरी, देखिए हम लोग जो इसका ऑप्शन देख लिए 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखना है। हम लोगों ने फ्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना, h बराबर mL² टी का पावर -1। आपको ऑप्शन इसमें देखना है, mL² टी का पावर -2 ये तो नहीं होगा, mL टी का पावर -2 ये भी नहीं होगा, जबकि mL² ये भी नहीं होगा। जबकि यहाँ देखिए डी में ऑप्शन है mL² टी का पावर -1, इसका आंसर होगा डी, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी होगा। इट्स ओके। अब जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा होता है m-1 L3 टी का पावर -2। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा m-1 L3 टी का पावर -2, इसका ऑप्शन बी होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, कैपिटल जी
कैपिटल जी जो होता है, जिसका फॉर्मूला कैपिटल जी बराबर होता है F गुने R स्क्वायर बटे क्या होगा M1 इंटू M2। F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है लिखिए MLT का पावर -2। R क्या है, यहाँ डिस्टेंस है तो यहाँ का L स्क्वायर हो गया बटे M स्क्वायर। जब इसे आप अरेंज करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा M पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा, ऊपर पावर प्लस में है तो एक घट जाएगा, एक क्या बचेगा तो यानी M-1 बचेगा। L यहाँ है 1 और 2 तो क्या होगा LQ हो जाएगा और T का पावर -2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो बीमा आई M-1 L3 T का पावर -2, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। इसकी बीमा इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि इसका वैल्यू भी पूछा जाता है। इसका वैल्यू जो होगा 6.67 × 10⁻11 और इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इतना वैल्यू आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बीमा होगा M-1 L3 T का पावर -2, जबकि इसका जो वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसके नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी किसके बराबर होगा, 1000 मीटर के बराबर। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश वर्ष माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है, देखिए जब भी हम लोग वर्ष देखते हैं समय का मात्रक मानते नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, किसका, दूरी का। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष करते हैं और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है। 1 नैनो सेकेंड में होता है। 1 नैनो सेकेंड में 10 का पावर -9 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड में 10 का पावर -9 सेकेंड होता है। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 मीटर होता है, -10 मीटर है ना। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 का पावर -10 मीटर। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 है। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है मतलब छोटा मात्रा कौन सा है, 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। यदि हम इन तीनों 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड और 1 सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें सबसे छोटा यानी लघुत्तम कौन सा होगा, तो 1 मिलीमीटर। तो इसका आंसर यही होगा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है। कौन सी भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक समान होता है। वह भौतिक राशि को बताना है तो समय का मात्रक जो है एसआई पद्धति में भी सेकेंड होता है और सीजीएस पद्धति में भी समय का मात्रक सेकेंड ही होता है। तो वह भौतिक राशि कौन सा हुआ, समय। पारसेक मात्रक होता है। पारसेक किसका मात्रक होता है, तो पारसेक जो है दूरी का मात्रक होता है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक ही होता है। तो पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। इट्स ओके। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर 23, कार्य होता है। कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश भौतिक राशि होता है और कार्य किसके बराबर होता है, तो कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य जो है बल और विस्थापन, तो बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल नहीं, कार्य जो है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है, यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, और बल गुने विस्थापन का अदिश गुणनफल मतलब A.B होता है। इट्स ओके। तो यानी कार्य किसका गुणनफल है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। अगला प्रश्न है। ये सब के सब प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये साइंस का क्यूज कैसा लग रहा है हमें कमेंट में अवश्य लिखे और वीडियो को लाइक भी कर दे। अगला प्रश्न 24 है। लेंस की आवर्धन का बीमा होता है, यानी आवर्धन क्षमता, लेंस की जो आवर्धन क्षमता है उसका बीमा क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। लेंस की आवर्धन की बीमा आपसे पूछा गया। अब बताइए कि लेंस, देखिए आवर्धन क्षमता जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन M बराबर क्या होता है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। या इसके दूसरा फार्मूला लिखे तो इमेज हाइट बटे ऑब्जेक्ट हाइट, और इसे हम एक और फार्मूला होता है यदि लेंस के लिए निकाले तो इसका वैल्यू v बटे यू होता है, जबकि अगर हम मिरर के लिए निकाले, दर्पण के लिए निकाले तो v बटे यू के अनुपात, यानी v क्या है प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, जबकि u क्या है वस्तु की दूरी ध्रुव से। तो ये दूरी बटे दूरी दोनों का तो मात्रक मीटर मीटर कट जाएगा, तो इसका कोई अगर मात्रक नहीं होगा, जब मात्रक नहीं होगा तो इसका बीमा भी नहीं होगा, मतलब ये डायमेंशन लेस होगा। तो लेंस की आवर्धन की बीमा क्या होगी M0 L0 T0, मतलब इसकी बीमा नहीं होगी, ये बीमाहीन होगा। तो इसका आंसर सी होगा। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? इसका वैल्यू एक प्रकाश वर्ष, सबसे पहले तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, जबकि ये किलोमीटर में तो ये वैल्यू नहीं होगा। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, इसका आंसर बी होगा, है ना, इसका आंसर बी होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, एक पारसेक होता है। अब पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और ये प्रकाश वर्ष के टर्म में इसका जो वैल्यू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आपको याद करना है। एक जूल में कितना अर्घ होता है? एक जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। एक जूल में कितना अर्घ होता है? तो 10⁻7 अर्घ होता है। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है, जबकि अर्घ जो है ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक, है ना। अगला प्रश्न 28 है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या हो गया? तो न्यूटन, जबकि इसका मात्रक डाइन, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो आपसे तो ये नहीं पूछा गया कि एसआई मात्रक बताइए या सीजीएस मात्रक बताइए, कोई मात्रक तो पूछा गया, आपसे सिर्फ मात्रक पूछा गया। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, डाइन भी होता है। और यदि इसका टर्म किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है ये? किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, मीटर प्रति सेकंड एक्सलेशन के लिए, अर्थात फोर्स का, यानी बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर m/a, क्या है? द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात C भी होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा, यानी सभी होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, डाइन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात ये सभी। ये सभी के सभी प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा गया है, या आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे आप मन से, इस क्यूज में आप मन से भागीदारी निभाइए। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का क्या मात्रक होता है? तो ऊर्जा किसी भी कार्य, किसी भी टाइप का हो, उसका एसआई मात्रक जूल ही होता है। तो पहला तो जूल अवश्य होगा। अब न्यूटन सेकेंड होगा कि नहीं? कार्य कहते हैं किसे? देखिए, कार्य W का फॉर्मूला वर्क डन निकालेंगे। कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स F इंटू डी। तो फोर्स यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को यानी गुना करते हैं तो कार्य मिलता है। तो बल का मात्रक न्यूटन और सेकेंड, है ना। तो न्यूटन सेकेंड तो नहीं होगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, अब ये होगा कि नहीं? फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऊर्जा कैसा मात्रक? जूल होता है। अब ये न्यूटन है कि नहीं, है ना। न्यूटन सेकेंड ऊर्जा का मात्रक है कि नहीं? यानी कार्य बराबर क्या होता है? वर्क। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो ये तो नहीं होगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा कि नहीं, है ना। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा 29 का ए होगा, है ना। 29 का आंसर का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 एक बार पुनः हम लोग चेक कर लेते हैं। आपसे पूछा गया ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? तो ऊर्जा कैसा है? मात्रक जूल तो होता है, ये तो सही है। न्यूटन सेकेंड होगा कि नहीं? अब ये चेक करना होगा कि न्यूटन सेकेंड। देखिए, कार्य वर्क बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स, देखिए कार्य का जो बीमा होता है mL² T⁻², ये न्यूटन सेकेंड यानी फोर्स गुने टाइम, न्यूटन सेकेंड। अब इसकी बीमा इसके बराबर आ रहा है कि नहीं? तो देखिए, फोर्स के लिए होता है mL T⁻², उसके बाद आपको ये क्या है? T है। न्यूटन सेकेंड mL
t⁻² और उसमें टाइम से गुना करना है, अर्थात mLt⁻⁻1 है ना। तो इसका ये तो नहीं होगा ये। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ कहीं ना कुछ गलती है। यहाँ बुक में ही कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। इसका आंसर आपका जूल भी आ रहा है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी आ रहा है, जबकि ए और सी किसी ऑप्शन में नहीं है, जबकि डी में सभी ऑप्शन है। तो इसका आंसर आपको डी तो दिया रहा है बुक में, लेकिन इसका आंसर जो होगा आपको जूल होगा, जबकि बी नहीं होगा, सी भी होगा। ए और सी इसका सटीक आंसर होगा, है ना। सही आंसर इसका ए और सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर, एक क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, इसका आंसर ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न न्यूटन के गति के नियम से संबंधित प्रश्न अब होगा। इससे पहले जो हम 29 प्रश्न किए वह प्रश्न जो है आपका मात्रक और विमा यूनिट एंड डायमेंशन से था। अगला जो प्रश्न हम लोग करेंगे अब वो प्रश्न न्यूटन के गति के संबंधित नियम से है। पहला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन के दर को कहते हैं क्या? आवेग, संवेग, बल और कोई नहीं। इसका आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। संवेग परिवर्तन का दर आपसे पूछा गया, तो संवेग में परिवर्तन, संवेग कहते किसे हैं? तो किसी पिंड और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। mv माइनस mu/t ये किसके बराबर होगा आपको फाइंड आउट करना है। m यहाँ से कॉमन लेंगे तो v माइनस u/t अर्थात m इंटू v माइनस u/t एक्सीलरेशन के बराबर होता है, अर्थात ma। ये किसके बराबर आया? फोर्स के बराबर, अर्थात यानी बल बराबर क्या होता है? m में होता है ना। तो बल के बराबर आया कि नहीं? तो संवेग में परिवर्तन जो होता है किसके बराबर हुआ? तो बल के बराबर। इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। इसका आंसर कौन सा हुआ? सी। अगला प्रश्न पढ़िए और उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का विस्थापन समय का समानुपाती हो तो पिंड का वेग समरूप होगा, त्वरण समरूप होगा, वेग शून्य होगा, कोई नहीं। आपका प्रश्न, किसी पिंड का विस्थापन और समय एक दूसरे क्या है? समानुपाती है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो समय भी इंक्रीज कर रहा है, तो कौन पिंड का क्या है? वेग समरूप होगा। इसमें विस्थापन और समय को दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वेग, यानी वेग क्या होगा? समरूप होगा। वेग समरूप होगा। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन के गति से संबंधित न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। इसका आंसर ये होगा, बल की परिभाषा। इट्स ओके। अगला प्रश्न संख्या 4, जड़त्व का संख्यात्मक मान है। जड़त्व के संख्यात्मक मान को द्रव्यमान कहते हैं। इसका आंसर ये होगा। आपको याद कर लेना है, द्रव्यमान कहते किसे हैं? तो किसी पिंड के जड़त्व के गुण के संख्यात्मक मान को द्रव्यमान कहते हैं। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्या कारण है कि व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता हुआ आगे की ओर झुक जाता है? ऑप्शन ए, थकान के कारण। ऑप्शन बी, वेग अधिक करने के लिए, मतलब अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। स्थायित्व बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ताकि वो स्लिप नहीं करे, गिरे नहीं। इसका आंसर होगा सी। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, कारण स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग का मात्रक है। कोणीय संवेग क्या होता है? नहीं, कोणीय संवेग का मात्रक क्या होगा? आपको इसका मात्रक बताना है। प्रश्न 6 था, कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय संवेग का मात्रक क्या होगा? ऐसे अगर हम एंगुलर संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने वेग को संवेग कहते हैं, लेकिन हमें कोणीय संवेग का मात्रक निकालना है। तो यहाँ मास की जगह क्या निकालना पड़ेगा? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वेलोसिटी v। तो जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुने रेडियस का स्क्वायर, द्रव्यमान गुने दूरी के स्क्वायर को कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। कोणीय स्पीड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे चेंज इन टाइम लिखना पड़ेगा, अर्थात द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं? किलोग्राम
ये डिस्टेंस है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, और समय यानी t का पावर -1 ऊपर लिखना पड़ेगा तो सेकेंड का पावर -1। रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये क्या है रेशियो है। थीटा बराबर होता है L/R, आर्क लेंथ बटे रेडियस, लेंथ कर जाएगा ना तो थीटा का यूनिट नहीं लिखेंगे। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -1, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकेंड का पावर -2। इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा, यानी 6 का बी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ट्रेन क्षैतिज सीधी पट्टी पर गतिशील है। खिड़की से एक पत्थर गिराया जाता है। पत्थर पृथ्वी पर डैश पथ बनाते हुए गिरेगा। पाराबोलिक, अति पाराबोलिक, ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा, वर्लाकार, इसका पाराबोलिक पथ बनाएगा, प्रक्षेप पथ बनाएगा, यानी पाराबोलिक। इसका आंसर ए होगा। इट्स ओके। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का हम लोग आज क्यूज कर रहे हैं। इस क्यूज आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रक्षेप गति में कण का महत्तम उदग्र विस्थापन यानी वर्टिकल डिस्टेंस के लिए क्षैतिज से कण का डैश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए। आपको ऊंचाई सबसे अधिक फेंकना है तो कितने एंगल से फेंके, तो 90 डिग्री। जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करता है, ये वर्टिकल उदग्र विस्थापन कह रहा है, मतलब ऊपर की ओर फेंकना है। इसे फिर से एक बार समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है जो किसी पार्टिकल्स या बॉडी को फेंक रहा है, किस एंगल से फेंके कि वो अधिकतम ऊंचाई तक जा सके, मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री से फेंकेगा तो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट के लिए। लेकिन अगर मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए फेंकता तो उसे इस तरह से फेंकना होता। ऐसे में कितना एंगल रखना चाहिए था उसको, 45 डिग्री। तो मैक्सिमम उदग्र मतलब ऊपर के डिस्टेंस के लिए कह रहा है तो 90 डिग्री फेंकना होगा, और अगर क्षैतिज ये डिस्टेंस हमें अधिकतम कराना होता तो हमें 45 डिग्री से फेंकना होता। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर डी होगा। अब वही क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप जवाब लिखिए। घूर्णी गति में जड़त्व की माप होती है। घूर्णी जब कोई बॉडी है किसी पिंड के चारों तरफ मोशन कर रहा है तो उसमें जड़त्व का माप क्या होगा, द्रव्यमान होगा, भार होगा, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण। अभी हम बात किए जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंग्लिश नाम है इसे, जड़त्व आघूर्ण उसका वैल्यू होता है। इसका आंसर सी होगा। तो 9 का आंसर कौन सा होगा, सी। अगला प्रश्न संख्या 10, न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर मात्रक है। बल और विस्थापन को आपस में गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। तो इसमें आपका है बल आघूर्ण के समान, जड़त्व आघूर्ण के समान, आवेग के समान और संवेग के समान। चलिए चेक कर लेते हैं न्यूटन मीटर किस मात्रक के बराबर होता है। आपसे पूछा गया न्यूटन मीटर मात्रक है किसका, बल आघूर्ण का। देख पहले न्यूटन मीटर है क्या, तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, यानी कार्य मिलेगा, वर्क। इसका जो बीमा होता है mL² t का पावर -2। जबकि आपसे पूछा गया न्यूटन मीटर मात्रक है, बल आघूर्ण के बराबर होगा कि नहीं। ऑप्शन ए में बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण बल गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी बल गुने विस्थापन, यह भी है। तो इसका मात्रक mL² t का पावर -2 के बराबर ही होगा। इसका आंसर ए अवश्य होगा। तो इसका आंसर ए होगा, राइट आंसर 10 का ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, एक अचर बल, अचर बल मतलब जो नहीं बदलता है, कांस्टेंट है, और मतलब नहीं, चर मतलब बदलने में, जो नहीं बदलता है, जो बल फोर्स एफ है। एक अचर बल F एक ट्रक पर दूरी s एवं समय t के लिए कार्य करता है। ट्रक द्वारा ग्रहित संवेग क्या होगा, मतलब ट्रक जो संवेग गेन करेगा वो संवेग क्या होगा, तो संवेग बराबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम लोग। अब हमको फर्स्ट चेक करना है, फोर्स के लिए जो वैल्यू लिखते हैं जिसका डायमेंशन mL t का पावर -2 और s है, विस्थापन है तो क्या होगा L।
यानी ml²T⁻², इसके बराबर तो नहीं है, तो ये कट गया। अब सेकेंड में फोर्स गुने टाइम, फोर्स और टाइम को गुना करेंगे तो संवेग के बराबर होगा क्या, चलिए चेक कर लेते हैं। फोर्स गुने टाइम, तो फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, mL⁻², mL⁻² फोर्स के लिए, और उसी में टाइम के लिए t है। अब इसको गुना करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, mL⁻1। अब इसके बराबर है, अब कॉस है, mL⁻1 mL⁻1, अर्थात ट्रक जो संवेग ग्रहण करेगा, अचीव करेगा, F×T के बराबर होगा, अर्थात इसका आंसर बी होगा। कैसे फाइंड आउट किया आप समझ गए, 11 का आंसर आपका बी हुआ। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। चलिए इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। फोर्स बराबर बल बराबर क्या होता है, m गुने a। अब m क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है, त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड का पावर -2, यानी किलोग्राम मीटर सेकेंड का पावर -2, इसका आंसर ए होगा। बल का एसआई मात्रक प्रति में क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड का पावर -2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। गतिशील बस जब अचानक रुकती है तब यात्रियों को आगे धक्का लगता है, क्यों। गतिशील बस, जब कोई बस गति में था, अचानक वो ब्रेक मारता है तो यात्री उसमें जो बैठे होते हैं उसको आगे की ओर धक्का लगता है। कारण क्या है, भूमि और बस के बीच घर्षण होने से, बिल्कुल नहीं। यात्री और भूमि के बीच घर्षण होने से, यात्री तो बस में है, यात्री का कोई घर्षण हो नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। यात्रियों की जड़ता से और बस की जड़ता से, मतलब यात्रियों के रुक जाने से या बस के रुक जाने से, ये या तो सी होगा या तो डी होगा। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर अभी हम बता रहे हैं। पैसेंस रखिए। यात्रियों की जड़ता से, यात्री जब वो क्या होता है, बस रुकता है तो यात्री भी रुक जाता है, तो उसके पहले नीचे वाला हिस्सा रुकता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा रुकने का प्रयास करता है, जिसके वजह से कुछ समय तक वो गतिशील अवस्था में ही रह जाता है, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, यात्रियों की जड़ता से। इट्स ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आपको सी हुआ। अगला प्रश्न है 14 नंबर। एक कण का विस्थापन समीकरण S बराबर A0 A1T A2T² है। इस पिंड का त्वरण क्या होगा, इस पिंड का त्वरण यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 संख्या 14 का जवाब आपको बी होगा, 2A2 है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी अधिक, ए बी और दोनों, ये दोनों होगा। यदि किसी पिंड का वेग दुगुना कर देते हैं, वेलोसिटी को दोगुना कर देते हैं, तो संवेग भी क्या हो जाएगा, संवेग दुगुना हो जाएगा। जैसे संवेग बराबर क्या होता है, संवेग मास और गुने वेलोसिटी। अब पहले जो मास m ही रहेगा, जबकि वेलोसिटी अब ये 2 भी हो जाएगा, अर्थात 2m/2 भी हो गया कि नहीं, तो पहले का ये 2 गुना तो हो गया। नेक्स्ट में कहता है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा पहले कितना था, 1/2 m/v², जबकि हम वेलोसिटी को जब 2 गुना कर दिए तो इसका वैल्यू 2v/s² होगा, अर्थात 2m, ये क्या हो जाएगा, v²/4। तो ये पहले का 4 गुना हो गया कि नहीं, तो संवेग 2 गुना हो गया और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई, अर्थात इसका आंसर कौन सा होगा, ए और बी दोनों होगा, अर्थात सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, है ना। जब किसी वस्तु की वेग दुगुना कर दी जाए तो संवेग दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी। वहीं आपको अगर कहे कि हम उसका जो वेग जो है 3 गुना कर दे तो संवेग क्या हो जाता है, 3 गुना, जबकि गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। इट्स ओके, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न संख्या 16 न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न है। यदि 1 न्यूटन का एक बल एक 500 ग्राम द्रव्यमान पर कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा, ए का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 1 न्यूटन। फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन, अर्थात एफ बराबर दिया हुआ है 1 न्यूटन, जबकि मास दिया हुआ है 500 ग्राम। एम द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 500 ग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, तो इसमें 1000 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, अर्थात 1/2 किलोग्राम। अब फोर्स का जो फार्मूला होता है F बराबर m में, फोर्स का जो फार्मूला होता है F बराबर m/a,
आपको ए का वैल्यू निकालना है, जबकि फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन दिया हुआ है और मास 1/2 kg हुआ। ए का वैल्यू आपको निकालना है यानी फाइंड आउट करना है। देयरफॉर इसलिए ए का वैल्यू ए बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात आपका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया कितना, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। अगला प्रश्न है 17। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। एक जेट इंजन जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वस्तु का संरक्षण बिल्कुल नहीं, शक्ति का संरक्षण बिल्कुल नहीं, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण बिल्कुल नहीं, रेखीय संवेग का संरक्षण। तो एक जेट इंजन किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आंसर इसका होगा डी। बेशक आप लोगों को साइंस के इस क्यूज में काफ़ी इंजॉय के साथ आप लोग साइंस क्यूज कर रहे होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा हो, यह वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और वे भी इस साइंस क्यूज का एक हिस्सा हो। साइकिल के पहिए की गति होती है, कैसी गति होती है साइकिल के पहिए। देखिए साइकिल का पहिया जो होता है अपना स्थान परिवर्तन भी करता है और एक एक्सिस के अलोंग वो रोटेट भी करता है, अर्थात वो घूर्णन गति भी कर रही है और स्थान अंतरण गति दोनों गति कर रही है। तो घूर्णी के साथ स्थान अंतर ये ऑप्शन सी में ज़्यादा सटीक आंसर है। तो घूर्णन गति के साथ साथ स्थान अंतरण गति भी इसका आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 अगला प्रश्न है 19 नंबर। एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है, गेंद वापस आएगी। आप इसे प्रैक्टिकल किए भी होंगे। एक समान वेग से, उसका वेग समान है यानी किसका, ट्रेन का, में एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है, गेंद वापस आएगी। यात्री के हाथ में, यात्री के बगल में, यात्री के आगे ट्रेन की गति के दिशा में, यात्री के पीछे ट्रेन की गति के विपरीत दिशा में। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग इसका जवाब हमें लिख चुके होंगे। आइए हम आपका इसको आंसर बताते हैं। यात्री के हाथ में, क्यों हाथ में आएगा, देखिए ट्रेन की जो गति है वो एक समान है, एक समान गति में है और व्यक्ति ट्रेन में है, उसके साथ उसके पास जो गेंद है वो भी उतनी ही गति से है। तो जब उसे ऊपर उछालेगा दोनों समान गति में होगा तो गेंद उसके हाथ में आएगी। यानी एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है, गेंद वापस आएगी यात्री के हाथ में। आंसर ए होगा। एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है पिंड का त्वरण। फिर से इसे समझिए। एक पिंड का सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है। विस्थापन जो है समय के वर्ग यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो अनुक्रमानुपाती है तो त्वरण बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य है, नियत यानी त्वरण कांस्टेंट है, नियत है। क्या होगा, नियत इसका आंसर होगा। आंसर डी। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को किसने दिया, तो न्यूटन ने। अगला प्रश्न 22। न्यूटन के गति के तीसरे नियम अनुसार, न्यूटन के गति के तीसरे अनुसार क्या होगा, तो बल समानुपाती होता है द्रव्यमान और वेग के। एक वस्तु पर बल समानुपाती होता है द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसका यही आंसर होगा सी। न्यूटन के तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग पिंड पे लगा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 23। एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, यह कितने समय में वापस लौट आएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर, जिसका इनिशियल स्पीड कितना है 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, यह कितने समय में वापस लौट आएगी पृथ्वी पर। जाने में और फिर जाकर आने में कुल कितना समय लगेगा, आपको वैल्यू निकालना है। चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 23 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ जो वैल्यू आपको दिया गया है
इनिशियल स्पीड u का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकेंड, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो लास्ट एक समय आएगा जहां उसका फाइनल वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। जी गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू यहाँ लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमको समय निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे v बराबर u माइनस जी इंटू टी। ऊपर जब किसी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके लिए इक्वेशन v का टर्म में v बराबर u माइनस क्या होता है, v बराबर u माइनस जी टी, है ना। और v का वैल्यू ऊपर जाएगा तो एक समय आएगा 0, नीचे से उसे 100 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से फेंका गया है, माइनस जी का वैल्यू 10 और समय आपको फाइंड आउट करना है। अब 100 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 100 बराबर -10 इज टू समय, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये 100 और 10 इधर क्या है, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी समय यहाँ जो समय मिला वो क्या होगा 10 सेकेंड। तो जितना समय जाने में उसको लगा उतना ही समय आने में भी लगेगा। तो 10 सेकेंड जाने में तो 10 सेकेंड आने में, कुल उसे पुनः उसी स्थान पर आने में 20 सेकेंड का समय लगेगा। यानी एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकेंड से फेंका जाता है, यह कितने समय में वापस लौट आएगी, तो 20 सेकेंड यानी 20 सेकेंड में वापस लौट आएगी। इसका आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है। यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम, बिल्कुल नहीं। न्यूटन के द्वितीय नियम, बिल्कुल नहीं। न्यूटन के तृतीय नियम इसका आंसर होगा, यानी 24 का आंसर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, आइए और तेजी से करते हैं। जब साइकिल चालक वक्र पथ पर, वक्र मतलब घुमावदार सड़क पे चलता है तो क्या होगा, बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, नहीं झुकता है। कोई साइकिल चालक है जब वो वृत्ताकार यानी सर्कुलर मोशन करेगा, वृत्तीय गति करेगा तो वो अंदर की ओर झुकेगा, किधर, अंदर की ओर। तो जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो बाहर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं। आगे की ओर झुकेगा, बिल्कुल नहीं। अंदर की ओर झुकता है। इसका आंसर 25 का क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में रहने के गुण को क्या कहते हैं। जब कोई पिंड स्थिर है तो स्थिर, अथवा वो गति में है तो गति में अपनी समान अवस्थाएं बनाए रखने का जो गुण होता है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया, इंग्लिश में इसे इनर्शिया कहते हैं, यानी जड़त्व कहते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। 26 का आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 27, 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, है ना। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, दोनों का दूरी निकालिए और दोनों को कुल टाइम से भाग दे दिए ना, आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जब क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए यहाँ जो रेलगाड़ी की लंबाई 121 मीटर है जबकि दूसरा 99 मीटर है और स्पीड जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको मीटर प्रति सेकेंड में इसका स्पीड वैल्यू फाइंड आउट करिए। और चूंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे और दोनों का दूरी हमेशा जोड़ देंगे। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुने चाल, तो वहाँ से आपको समय मिल जाएगा। चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, रेलगाड़ी की जो एक की लंबाई है 121 मीटर और दूसरी की लंबाई है 99 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0, 9 2 1 11, 1 12 के 2 और ये 2, यानी 220 मीटर रेलगाड़ी दोनों की लंबाई आ गया। जबकि दोनों के स्पीड है, एक की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि दूसरे की है 32। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का स्पीड कितना होगा, 40 प्लस 32, 40 प्लस 32 यानी 72। और ये जो वैल्यू है किलोमीटर प्रति घंटा में है। आपको मीटर प्रति सेकेंड यानी ऐसा यूनिट में वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में गुना करने के लिए
मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 चौका 72 यानी 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब तो ये वैल्यू हमें मिल गया। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जोड़े तो 220 मीटर। दोनों की जो स्पीड है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए दोनों स्पीड को जोड़ दिए और मीटर प्रति सेकेंड में जो इसका वैल्यू है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूरी का जो फार्मूला होता है, दूरी बराबर समय गुने चाल। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। तो दूरी कितना है, दूरी तो 220 मीटर है, जबकि समय आपको फाइंड आउट करना है, उसे टी मान लेते हैं और चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमको समय निकालना है, जो समय आएगा 220/20, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 दूना 22 यानी 11 सेकेंड का समय लगेगा। दोनों रेलगाड़ी, एक जिसकी लंबाई 121 मीटर थी जबकि दूसरी की 99 मीटर थी, दोनों एक दूसरे को पार करने में जो समय लेगा मात्र 11 सेकेंड का समय लेगा। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर डी में है। डी में 11 सेकेंड 11 सेकेंड का समय लगेगा। इट्स ओके। अब अगला प्रश्न 28 नंबर है, बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल गुने बलबाहु यानी डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह एक सदिश राशि है। क्या बल आघूर्ण सदिश राशि है, ऑफ कोर्स है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स ये भी है। बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है बल गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये सभी। इसका आंसर कौन सा होगा, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी होगा। बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का जो फार्मूला बल गुने बलबाहु यानी डिस्टेंस होता है, यानी सभी। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डी। अगला प्रश्न 29, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण के मतलब संवेग संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का चलना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑब्वियस है। बंदूक से गोली को छोड़ना ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे है, और ये दोनों है तो ए और बी इसका आंसर होगा। अर्थात 29 का जो आपका प्रश्न का 29 नंबर प्रश्न का आंसर ए और बी यानी ऑप्शन सी होगा। इट्स ओके। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार रास्ते की परिधि पर चलता है। पिंड का विस्थापन क्या है जब वह परिधि का 3/4 भाग चल देता है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जबकि इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर डी होगा √2 × r। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है। एक गोली का, एक ध्वनि का, प्रकाश का, एक पराध्वनिक विमान का। तो हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी रबर के बॉल को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। प्रतिक्षेप यानी रिबाउंड के पश्चात यदि कोई वेग हानि नहीं होती है तब बल निम्नलिखित ऊंचाई तक उठेगा। तब देखिए 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, उसमें किसी प्रकार की एनर्जी की लॉस नहीं होती है, तो कितना मीटर रिबाउंड करेगा, मतलब कितना ऊपर तक वो उठ पाएगा। इसका आंसर आपका बी होगा। सेम, यदि इसमें किसी प्रकार की भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो जितने मीटर से उसे गिराया गया था उतना ही मीटर ये रिबाउंड करेगा, अर्थात इसका आंसर बी 2 मीटर होगा। एक गेंद 19.6 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। 1 सेकेंड की समाप्ति पर गेंद की चाल क्या होगी। आपको गेंद का स्पीड निकालना है 1 मीटर प्रति सेकेंड के, मतलब 1 सेकेंड के बाद, मतलब 1 सेकेंड में उसकी स्पीड क्या होगी जबकि उसकी ऊंचाई दी हुई है। आप इसका सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर, और हम इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। 1 सेकेंड के बाद जो उसकी स्पीड होगी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। सही कथन को आपको पहचानना है। पिंड पर कोई त्वरण नहीं है, कहता है कि पिंड पे कोई त्वरण नहीं है, लेकिन जबकि पिंड पे त्वरण होता है। पिंड का त्वरण ω² r के बराबर होता है, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक
अंतर्मुख दिशा में होता है। मतलब पिंड पर जो त्वरण होता है वो वृत्ताकार पथ केंद्र की होता है। यही आंसर होगा इसका। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। यानी उसकी जो त्वरण होगा ओमेगा ए स्क्वायर आर होता है और की दिशा किस तरफ होगी? तो उसके केंद्र की ओर। अब कहता है अगला, इसमें ऑप्शन था सी जो नहीं होगा और ये आपका डी है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन बाहरी पहिए पर उल्टेगा, अंदर के पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फसलेगा। हम आपके आंसर जवाब पाने का वेट करते हैं। जल्दी से इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से इसका आंसर हमें कीजिए। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर होगा सी 2 और 3। यानी अंदर के पहिए पर गाड़ी जो है ऐसा अंदर के पहिए पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। कब? एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पर तीव्र गति से कोई 4 पहिए वाहन गति करता है तो वो क्या अंदर के पहिए पर उल्टता है और बाहर की ओर फिसलता है। अंदर की ओर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। इसका आंसर सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? यानी 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। जब ये गिराया जाता है तो यानी उसका प्रारंभिक स्पीड जो है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अब समान त्वरण, इस पे कौन सा त्वरण लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो समय 3 सेकेंड के बाद उसका स्पीड यानी वेग क्या होगा? तो ऊपर से जब नीचे की ओर वस्तु को गिराया जाता है किसी पिंड को, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है क्या लिखते हैं? v बराबर u प्लस जी इंटू टी। अब v का वैल्यू फाइंड आउट करना है 3 सेकेंड बाद, जबकि u का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 प्लस ये वैल्यू 9.8 गुने 3। यानी यहाँ से यदि हम 9.8 कॉमन ले ले, 9 यहाँ क्या होगा? 1 + 3 यानी 4, यानी 9.8:4। अब इसको गुना करके जो वैल्यू आएगा आपको, 8 चौका 32 के 2 यानी 3 9 चौका 36 37 38 39 यानी 39.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद जो उस पिंड की गति होगी वो 39.2 यानी 39.2 मीटर प्रति सेकेंड होगा कि नहीं? अब कौन होगा? तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली मोटर गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान है। ब्रेक प्रयोग करके 10 सेकेंड बाद यह रुकती है। ब्रेक बल आपको निकालना है कि ब्रेक जो है उस पर जो फोर्स अप्लाई किया गया उसका वैल्यू क्या होगा? तो उसका वैल्यू आप इसका वैल्यू आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर सिर्फ हम बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2000 न्यूटन, 2000 बल का प्रयोग करना पड़ेगा ब्रेक के द्वारा। इसका आंसर बी होगा। खुद भी आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, संवेग परिवर्तन को कहा जाता है। संवेग में परिवर्तन होता है उसे किस भौतिक राशि के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर है 38, संवेग परिवर्तन को कहा जाता है। तो संवेग परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेग। यदि वही संवेग परिवर्तन का दर पूछा जाता तो बल होता। तो संवेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आवेग। कैसे? देखिए, द्रव्यमान गुने वेग को संवेग कहते हैं। इसका जो अगर हम बीमा निकालेंगे तो mL/t का पावर -2 होगा। जबकि वहीं आवेग बराबर क्या होता है? फोर्स गुने टाइम, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल डेल्टा टी के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसका अगर डायमेंशन निकाले तो mL/t का पावर -2 इंटू क्या होगा? t, अर्थात mL/t का पावर वहाँ 1 होगा।
ml/(-1) ये दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं, अर्थात संवेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। तो इसका आंसर 38 का ए होगा, आवेग होगा। संवेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आवर्ती गति का उदाहरण है। आवर्ती गति मतलब जो अपने एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराता है उसे आवर्ती गति कहते हैं। ट्रेन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति, पेंडुलम की गति, कोई नहीं, पेंडुलम की गति को आवर्त गति कहते हैं, यानी पेंडुलम की गति यहाँ होगा। 39 का आंसर कौन सा होगा, सी होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें त्वरण का मान क्या होगा, ए का वैल्यू निकालना है। आप इसे खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ हम आपको कुछ हिंट कर देते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करता है मतलब u बराबर 0 है, समय 5 सेकेंड में वो जो डिस्टेंस 20 यानी s बराबर 20 मीटर दूरी तय करता है, तो a का वैल्यू निकालना है, e यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। आंसर इसका बता देते हैं। इसका आंसर जो होगा b होगा, है ना, यानी 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 41 नंबर क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल अचर रहता है जबकि यानी वेग चर होता है, मतलब बदल जाता है। चाल एक अदिश भौतिक राशि है तो इसके दिशा में परिवर्तन न हो दिशा में, इसे दिशा से कोई मतलब नहीं है, दिशा में परिवर्तन हो या नहीं, चाल तो अदिश राशि है। जबकि वेग एक सदिश राशि है तो दिशा में परिवर्तन से यह भौतिक राशि बदल जाता है। इसीलिए एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर रहती है, मतलब चाल नहीं बदलती, जबकि वेग क्या होती है, दिशा के बदल जाने के कारण बदल जाती है। इसका आंसर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न 42 नंबर है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण a बराबर v माइनस u/t, अंतिम वेग में से प्रारंभिक घटाते हैं, समय से भागते हमें क्या मिलता है, त्वरण मिलता है, मतलब इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न 43, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर, द्रव्यमान पर, वेग पर, आयाम पर, संवेग पर। तो द्रव्यमान पर। इसका आंसर क्या होगा, द्रव्यमान, ए, ऑप्शन ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं है। विरामा अवस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा प्राप्त वेग गिरने में लगे समय के अनुक्रमानुपाती होता है। आपको इसमें निम्न में कौन सा कथन गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं बला आपको खोजना है। विरामा अवस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा प्राप्त वेग गिरने में लगे समय के अनुक्रमानुपाती होता है, यही सही नहीं है। जबकि हम अगला ऑप्शन है, निर्वात में विरामावस्था में प्रारंभ होकर सभी वस्तुएं एक ही वेग से गिरती है, मतलब समान त्वरण के साथ गिरती है। समय के अनुसार उसमें स्पीड में, वेलोसिटी में जो चेंज होता है इक्वल होता है, यानी त्वरण समान होता है, ये बात तो सही है। विरामा अवस्था से प्रारंभ होकर गिरती वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी सत्य है। सभी कथन कहता है कि सभी कथन सत्य नहीं है, नहीं, पहला कथन क्या है, असत्य है। इसका आंसर 44 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, तो 45 डिग्री। इसका जो आंसर होगा 45 डिग्री होगा। 46 है, एक वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है। प्रारंभिक वेग इतना है जबकि उसे ऊपर फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, यानी आपको एच का वैल्यू निकालना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, 4.9 मीटर। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ये कोणीय ओमेगा कोणीय वेग है, जबकि आर क्या है, त्रिज्या है, और भी क्या है, रेखीय वेग है। भी बराबर आर ओमेगा होता है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो भी बराबर आर ओमेगा, ये तो सही है। यदि यहाँ से आर का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ से आर का वैल्यू तो भी बटे ओमेगा, तो भी बटे ओमेगा ये है क्या, नहीं। भी बराबर आर ओमेगा, तो भी बराबर आर ओमेगा, ये भी नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, 47 का ए होगा। अपकेंद्रन का उदाहरण है। अपकेंद्रन मतलब जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो पिंड के केंद्र की ओर
पिंड पर केंद्र की ओर जो फोर्स लगता है उसे अपकेंद्रन बल, अपकेंद्रन है यानी केंद्र से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसे अपकेंद्रन बल कहते हैं। तो दूध से क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्रन बल के सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़े की सफाई अपकेंद्रन बल के सिद्धांत पर ही आधारित है। और अपकेंद्रक पंप, ये तीनों के तीनों अपकेंद्रन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न 49 है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो औसत चाल क्या होगा? औसत चाल निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस बचे टोटल टाइम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यह कहता है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से, उसका स्पीड अलग अलग है और दूरी समान है, तो ऐसे में उसका फार्मूला, अगर हम डायरेक्ट फार्मूला से इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो इसका वैल्यू 2v1v2 प्लस बटे v1 प्लस v2 यानी 2xy बटे x जोड़ y 2v1v2 बटे v1 प्लस v2 है ना। इसका ए आंसर होगा यानी ए। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से, उसी तरह का एक और प्रश्न है 50 नंबर, उसी तरह का भी प्रश्न है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है तो औसत चाल क्या होगा? औसत चाल निकालना है यानी कुल दूरी बटे कुल समय। जब उसमें यहाँ क्या था, दूरी समान था तो 2v1 प्लस v2, यहाँ क्या है इस बार भिन्न भिन्न चालों से समान, समय समान है तो समय समान रहेगा तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो इसका जो फार्मूला होगा दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को 2 से भाग कर देंगे यानी v1 प्लस v2/2। सिंपल, दोनों के जो स्पीड है जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो हमें औसत स्पीड पता चल जाएगा यानी v1 प्लस v2/2। इसका आंसर बी होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। न्यूटन के किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या की गई है? न्यूटन के किस पुस्तक में गति से संबंधित जो नियम दिए गए उसकी व्याख्या की गई है? तो प्रिंसिपिया नामक बुक में इसकी व्याख्या की गई है। इसका आंसर बी होगा 2। उड्डयन काल का सूत्र क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये प्रक्षेप्य गति से प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी होता है। उड्डयन काल टाइम ऑफ फार्मूला का 2u साइन थीटा बटे जी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं। कोणीय वेग यानी ओमेगा और जड़त्व आघूर्ण m/r² के गुणनफल को क्या कहते हैं? जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा उसे हम कोणीय संवेग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? कोणीय संवेग। द्रव्यमान गुने वेग को संवेग कहते हैं। तो यहाँ जड़त्व आघूर्ण क्या देगा? द्रव्यमान का वैल्यू देगा, जबकि वेग दोनों गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? कोणीय संवेग, यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जड़त्व आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? जड़त्व आघूर्ण को I से लिखते हैं, द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, अर्थात एक ऑप्शन इसका सही होगा। I बराबर m/r², I बराबर m/s²। m क्या है? द्रव्यमान यानी पिंड का द्रव्यमान, r क्या है? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? तो उसके रोटेशनल घूर्णन अक्ष से डिस्टेंस, दोनों को गुना करेंगे तो वैल्यू आपको जड़त्व आघूर्ण मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 यानी 55, कोणीय वेग के लिए कौन सा समीकरण सही है? कोणीय वेग यानी ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को कोणीय वेग कहते हैं, तो ये तो है ओमेगा 2π/t। यहाँ भी एंगल ही है, एंगल रेडियन के टर्म में है 2π/t और ओमेगा 2π × n। n क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर इसे हम फ्रीक्वेंसी को 1/t लिखते हैं, अर्थात ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, तो ये किसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। तो 55 यानी 55 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, एक धनात्मक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकेंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा? कोई पिंड है जो वृत्ताकार पथ पे गति करता है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 40 सेकेंड तक वो गति करता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है। कब? 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते, इसका आंसर होगा 2r, मतलब डायमीटर के बराबर उसका विस्थापन होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। न्यूटन के तृतीय गति नियम पे संवेग, रॉकेट के तुंद से निकला हुआ जो उसमें संवेग द्रव्यमान गुने वेग के बराबर, उसी के संवेग के बराबर वो क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है और आगे की ओर उसको धक्का यानी पुश करता है। इसका आंसर न्यूटन के तृतीय गति नियम होगा। 58
कोई वस्तु किसी बिंदु से 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पुनः उसी बिंदु पे पहुंच जाती है, तो केवल कुल विस्थापन क्या होगा। सिर्फ हमको विस्थापन निकालना है। विस्थापन एक सदिश राशि है। कोई पिंड जहां से चलना शुरू किया था पुनः वहीं पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में पिंड का विस्थापन शून्य होगा। ऐसे स्थिति में पिंड का विस्थापन शून्य यानी 0, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 59। साइकिल के पहिए के रिम भारी एवं मोटे बनाए जाते हैं तथा बीच का भाग पतला या खोखला बनाया जाता है, क्या कारण है। तो जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए, यानी जड़त्व आघूर्ण कम करने के लिए, जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए, अधिक टिकाऊ के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए। इसका आंसर बी होगा 59 का जो आंसर होगा वो बी होगा। जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपको साइकिल के ऊपर कम बल लगाने से भी साइकिल अधिक समय तक आगे की ओर बढ़ते रहता है, तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए। इट्स ओके। अगला प्रश्न है 60 यानी 60 नंबर। किसी वस्तु को कितने डिग्री के कोण से फेंका जाए कि अधिकतम ऊंचाई तक जाए, मतलब तय करेगी। अब अधिकतम ऊंचाई ऊपर की ओर फेंकेंगे यानी 90 डिग्री से एंगल से फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई की ओर जाती। अगर हम उसे अधिकतम क्षैतिज दूरी फेंकना होता है हॉरिजॉन्टल इस तरह से, तो हमें 45 से फेंकना होता, अर्थात इसका अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है तो 90 डिग्री फेंकना होगा। इसका आंसर बी होगा। है 61। कोई वस्तु विरामा अवस्था से चलकर 5 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर हम बता देते हैं। 61 का आंसर ए होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। आपको स्पीड निकालना है। चलिए इसको हिंट कर देते हैं। विरामा अवस्था से प्रारंभ करता है यानी यू का वैल्यू 0 है। समय 5 सेकेंड में, टी बराबर 5 सेकेंड। इसका जो स्पीड भी बराबर हो जाता है, ए दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अंतिम वेग यानी भी का वैल्यू निकालना है, भी है ना। तो इसका आंसर 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62। दो वस्तुएं जिनका वेग क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड हो, एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में चल रही है, तो उसका आपेक्षिक वेग क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वेग एक वेक्टर यानी सदिश भौतिक राशि है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 63 नंबर। एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का विस्थापन माइनस समय ग्राफ होता है, यानी एक समान चाल तो एक समान है, चलने वाली वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा। तो समान एक चाल से है तो विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका आंसर 63 का ए होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की 64 की। क्वेश्चन नंबर 64। जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। जबकि न्यूटन के प्रथम गति नियम पूछे तो आपका न्यूटन होगा। उसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी जड़त्व का नियम कहते हैं तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका आंसर ये होगा 65 नंबर है। कोई वस्तु विरामा अवस्था से प्रारंभ करके 5 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो तय की गई दूरी आपको निकालना है। चलिए पहले आपको हम हिंट करते हैं। विरामा अवस्था यानी यू 0 होगा। समय 5 सेकेंड में त्वरण ए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो दूरी एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो हम बता देते हैं। 65 का आंसर बी होगा। 65 का आंसर क्या होगा, बी, यानी 25 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 66। वेग समय ग्राफ में रेखा की प्रवणता अर्थात स्लोप प्रदर्शित करता है। जहीं आपको स्लोप दिया हो तो दोनों जो भौतिक राशि हमें प्राप्त होगी, इसका मतलब दोनों को डिवाइड करने से यानी भाग देने से प्राप्त होगा। तो वेग में समय से आप भाग देंगे तो त्वरण मिलेगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, त्वरण। यानी वेग समय ग्राफ में रेखा की प्रवणता यानी स्लोप प्रदर्शित करता है त्वरण को। किसको, त्वरण को प्रदर्शित करता है। इसमें जो भी
अभी तक हम इस क्यूज में जो भी प्रश्न कराए हैं वह सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है 67, न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम, ये दोनों होगा, तो यहाँ दोनों सही है, मतलब सी होगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम कहलाता है गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 68, घर्षण गुणांक के लिए कौन सा समीकरण सत्य है। घर्षण गुणांक F बराबर म्यू इंटू आर होता है। घर्षण गुणांक के लिए यदि हम फार्मूला लिखें तो इसका जो फार्मूला होता है F बराबर घर्षण फोर्स F बराबर म्यू इंटू आर। हमको यहाँ म्यू का फार्मूला चाहिए, तो म्यू बराबर क्या होगा F बाई आर, यानी फ्रिक्शनल फोर्स बटे नॉर्मल फोर्स का रेशियो क्या देता है घर्षण गुणांक, यानी म्यू बराबर F बाई आर। दिस इज द राइट आंसर, 68 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है घर्षण गुणांक के लिए कौन सा समीकरण सही है, इसका आंसर तो आपको मिल गया, ए होगा, है ना। आपसे अब ये पूछा जाए घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होगा, तो घर्षण गुणांक का मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स घर्षण फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स न्यूटन कर जाएगा, तो घर्षण गुणांक का न तो कोई मात्रक होगा और न ही कोई बीमा होगा, है ना, घर्षण गुणांक। अगला प्रश्न है 69, घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होगा, तो घर्षण गुणांक का मात्रक नहीं होता है, न्यूटन जूल पास्कल मात्रक नहीं होता है, तो घर्षण गुणांक का मात्रक नहीं होता है, आंसर कौन सा होगा, डी होगा। घर्षण को कम किया जा सकता है, कैसे घर्षण को कम किया जा सकता है, बॉल बेरिंग लगाकर, यस, ग्रीस का प्रयोग करके, यस, ग्रेफाइट का प्रयोग करके, ग्रेफाइट चून का प्रयोग स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में घर्षण को कम करने के लिए बड़े बड़े मशीनों उद्योग धंधों में किया जाता है, ये भी होगा, यानी सभी। तो घर्षण को कम किया जा सकता है बॉल बेरिंग का प्रयोग करके, ग्रीस लगा के, ग्रेफाइट का प्रयोग करके, इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा घर्षण बल सबसे बड़ा है, चरम घर्षण बल, गतिज घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, बीपर्सी घर्षण बल, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा घर्षण बल कौन सा है, तो चरम घर्षण बल। आज का साइंस का एक क्यूज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है 72, समय के साथ वेग परिवर्तन का दर कहलाता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन का दर को हम कहते हैं त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73, बल और समय का गुणनफल है। बल और समय को गुना करेंगे तो आवेग मिलता है, क्या होगा, तो बल और समय का गुणनफल क्या होगा, आवेग होगा, इंग्लिश में इसे इम्पल्स कहते हैं। आज का ये साइंस क्यूज आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। यह वीडियो आपके लिए बेशक हेल्पफुल है तो हमें कमेंट में अवश्य लिखिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य इसे शेयर करिए। अगला प्रश्न 74 है, मुक्त रूप से गिरते पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। जब स्वतंत्र रूप से कोई पिंड नीचे की ओर गिरता है तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में जो उसका जो दूरी तय करता है उसके स्क्वायर के बराबर, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर 74 का आंसर सी होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वहीं 75 नंबर क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर किसी पिंड का रैखिक वेग लगभग होता है। विषुवत रेखा पर किसी पिंड का रैखिक वेग का वैल्यू आपको निकालना है, कितना होगा। तो विषुवत रेखा पर किसी पिंड का वेग जो लगभग वैल्यू कितना होता है, तो 1000 मील प्रति घंटा का होता है। घर्षण बल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो असंरक्षित बल है, गुरुत्वीय बल है, प्रत्यास्थ बल, इनमें से कोई नहीं। तो असंरक्षित बल, घर्षण बल को हम कहते हैं असंरक्षित बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m एवं 2m द्रव्यमान के दो कणों के बीच की दूरी r है। यदि इन द्रव्यमानों के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाए तब द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन कितना होगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं r/3। इसका जो आंसर होगा r/3 मतलब ऑप्शन ए होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन और बच गया है, जल्दी से इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। घूर्णन गति
घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। निम्न में से क्या संरक्षित रहता है? रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। लास्ट वन क्वेश्चन कर रहे हैं। घूर्णन गति करती एक गोल मेज पर, जैसे कोई चकती पे कोई व्यक्ति आके बैठ जाता है तो उसका क्या संरक्षित रहता है? तो कोणीय संवेग उसका क्या होगा? संरक्षित रहेगा। 78 का सी, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होगा? उसका संरक्षित होगा। तो इसका आंसर होगा सी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब कर रहे हैं। समान द्रव्यमान के दो पिंडों के रैखिक संवेग का अनुपात 2:3 है। द्रव्यमान समान है, दो पिंडों के रैखिक संवेग का जो अनुपात है 2:3 है। तो इन पिंडों के गतिज ऊर्जाओं का समानुपात मतलब अनुपात क्या होगा? जब ये संवेग गतिज ऊर्जा p²/2m p²/2m p², जबकि ये क्या दिया है संवेग, तो ये 4/9, तो 4/9 हो जाएगा। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है p²/2m, तो पहले पिंड के लिए निकालेंगे फिर दूसरे पिंड के लिए निकालेंगे। तो पहले पिंड का कह रहा है, पहले पिंड का जो संवेग कहता है 2 है, तो p² का वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हो जाएगा। जबकि तीसरे कितना कह रहा है? जबकि उसके लास्ट वाले वैल्यू उसका स्क्वायर, यानी 4/9, यानी 4:4 क्या होगा? 9 होगा। यानी उसकी गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात होगा वो 4:9 होगा, अर्थात आंसर भी होगा। तो समान द्रव्यमान के दो पिंडों का रैखिक संवेग का अनुपात 2:3 है, तो इन पिंडों के गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 होगा। तो आज का ये साइंस क्विज आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। यदि आपको ये साइंस का क्विज बेशक आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। धन्यवाद।